हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईवेक्स व्यू। अब तक हमने 1905 से लेकर के 1925 यानी स्वराजिस्ट के फॉर्मेशन और उसके कोलैप्स तक की सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आज के इस वीडियो में हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो ये बेसिक टाइमलाइन मैंने आपको इस टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ाया है कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आएगा, जिसके प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च करेंगे। रॉलेट सत्याग्रह उस समय वायलेंट हो जाता है, जिससे हमें देखने को मिलेगा पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसके ठीक 5 दिन के बाद 18 अप्रैल को गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टर्की में खलीफा के पोजीशन को हटाने के बाद मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नाराज हो जाएंगे और इंडिया में भी उसका प्रभाव देखा जाता है जब खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। गांधी जी से हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी का इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मानेंगे और पूरे कांग्रेस कम्युनिटी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत के लिए रेडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2 सालों तक चलेगा, जब वो फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने वाले रहेंगे और ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम देंगे। तभी अचानक 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जहां ब्रिटिशर्स की डेथ हो जाती है और इससे नाराज होकर के गांधी जी जो है वहाँ पे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे, जिसे बारडोली रिट्रीट कहा जाता है। बारडोली रिट्रीट के बाद महात्मा गांधी अरेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद से 1926 तक हम एक पॉलिटिकल वैक्यूम देखेंगे। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया कि जब भी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा तब तक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंक्रीज होगा और उस समय ये रोल एचआरए और या एचएसआरए के द्वारा निभाया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे बारडोली रिट्रीट से नाराज होकर के CR दास और जवाहरलाल नेहरू स्वराजिस्ट ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। वीक इन द कोर्स ऑफ टाइम ये स्वराजिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वीक होता जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 1928 में साइमन कमीशन की एंट्री होगी इंडिया में और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा और फर्दर हम वीडियोज में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक जैसा मैंने आपको बताया है कि मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के जरिए इंडिया में डायआर्की को स्टैब्लिश किया गया था और मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बेस बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे नेशनलिस्ट जो थे उनका व्यू था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अभी तक किए गए हैं, जो भी संवैधानिक सुधार किए गए हैं, वो इनएडिक्वेट हैं, वो अपर्याप्त हैं और चाहते थे कि इसमें जल्दी सुधार हो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 10 ईयर्स का पीरियड निर्धारित किया गया था कि ये सुधार 10 सालों तक अपनाया जाएगा। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कहती थी कि 10 साल जो इसका सेट पीरियड है वो बीत जाने दीजिए, उसके बाद हम सुधार करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के 10 साल के पहले ही, यानी 1929 के पहले 1927 में ब्रिटिश का पॉलिटिकल माहौल कुछ उलट जाता है। वहाँ पे जो अब तक कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही होती है उनका पलड़ा हल्का हो जाता है और लेबर पार्टी, जो कि उस समय कंजर्वेटिव पार्टी ने इनएक्सपीरियंस मानती थी, इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी को देखते हुए वहाँ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में होंगे लॉर्ड ब्रिंकनहेड, ये इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी या साइमन कमीशन का फॉर्मेशन 1927 में ही कर देंगे। साइमन इस कमीशन को हेड करेंगे, जिसके नाम पे ये कमीशन का नाम रखा जाएगा। ये कमीशन ऑल वाइट कमीशन थी, इसमें कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं किए गए थे, सारे ब्रिटिशर्स थे और यही मेन पॉइंट था डिसकंटेंट का। इस कमेटी में एक इंडियन नहीं थे जो कि उस समय के लीडर्स या उस समय के नेशनलिस्ट के एस्पिरेशन को ब्रिटिश तक कन्वे कर पाए। ये कमीशन का बेसिक एम था ये जानना कि वेदर इंडिया वॉज रेडी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस और नॉट, इंडिया अभी संवैधानिक सुधार के लिए रेडी हुआ है या नहीं, और अगर रेडी है तो किस लाइन पर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस आधार पर आगे बढ़ाया जाए। जब ये कमीशन इंडिया में आता है तो उस समय के लीडर्स से मेजर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आप ये बात समझ लीजिए कि उस समय इंडिया में 3 प्रोमिनेंट पोल्स थे। पहला था कांग्रेस, दूसरा होगा हिंदू महासभा और तीसरा होगा मुस्लिम लीग। जो भी इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी या जो डिसीजन लिए जाएंगे अब ये 3 बॉडी के डिसीजन पे ही आधारित होंगे। जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है तो उस समय के तीनों पोल्स ने इसे बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया। कांग्रेस ने इसे बॉयकॉट करने का डिसीजन अपने मद्रास सेशन जो 1927 में हुआ था उसमें लिया था। महात्मा गांधी इसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन इज अ फिटिंग आंसर, द एक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन नीड्स एन आंसर नॉट स्पीचेस। उनका कहना था कि इसका जवाब सिर्फ इंडिपेंडेंस के रेजोल्यूशन लेकर के ही होगा। अब इस जो साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है उसे भाषण की नहीं बल्कि जवाब की जरूरत है। तो अब हम देखेंगे साइमन कमीशन जब इंडिया में आते हैं बॉम्बे में 3 फरवरी 1928 को, तो जहां जहां साइमन जाते हैं वहां उन्हें काले झंडे और हड़ताल का सामना करना पड़ा था। साइमन उस समय कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, पूना और विजयवाड़ा ये सारे जगहों पे जाते हैं और जहां भी गए उन्हें काले झंडे और हड़ताल के साथ स्वागत किया गया था। साइमन जब लाहौर पहुंचते हैं 30 अक्टूबर को, तो वहां उनके प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया जाता है जेम्स स्कॉट के द्वारा। इसी दुर्घटना में लाला लाजपत राय, जो कि उस समय के बहुत सम्मानित लीडर थे, इनकी डेथ हो जाती है इंजरी से। ब्रिटिशर्स के इस शर्मनाक फैसले और लाला लाजपत राय की डेथ का बदला एचएसआरए लेने का ठानती है बाय किलिंग ऑफ जेम्स स्कॉट, जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। लेकिन जेम्स स्कॉट की हत्या के बजाय उस समय सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है गलती से, जो उस समय एएसपी थे लाहौर के। इसी किलिंग को
लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है, और इसी केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी होती है। इस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनका साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी देते हैं। साइमन कमीशन का विद्रोह ही वो फेज था जब हमारे देश में दो नए लीडर्स अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को परिपक्व कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उस समय लीडर ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट के रूप में उभर करके आते हैं। ये दोनों लीडर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा अफेक्टेड थे। ये कहते थे कि फ्रीडम ना सिर्फ हमें पॉलिटिकल टर्म्स में लेनी है बल्कि सोशो इकोनॉमिक टर्म्स में भी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को हम ऑटोबायोग्राफी एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भरपूर देख सकते हैं, जहां वो ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं बल्कि सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात करते हैं। लॉर्ड ब्रिंकिंग हेड जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, वो उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स को चैलेंज करेंगे कि आप पहले यूनाइट होकर के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉर्म कीजिए। इस चैलेंज को उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स जिसमें मोतीलाल नेहरू होंगे, वो इसे एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और हम देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट की फॉर्मेशन की जाएगी। तो टू एक्सेप्ट द ब्रिंकन हेड चैलेंज, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन फरवरी 1928। 1928 में मैंने आपको बताया उस समय के 3 पोल्स कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक कॉन्फ्रेंस करती है जिसकी चेयरमैनशिप मोतीलाल नेहरू को दी जाती है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके दिखाइए। वो इसका मेन चैलेंज था और फाइनली अगस्त 1928 में ये कमिटी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके ब्रिटिशर्स के सामने रखती है। और ये रिपोर्ट अगस्त 1928 में आता है, इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो आइए नेहरू रिपोर्ट के कुछ बेसिक डिटेल जानते हैं, मेजर रिकमेंडेशन। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इनका था कि ये डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट का ये हाईलाइटिंग फीचर था। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में लाया गया था, इसे वो एबॉलिश करने की बात करते हैं और इसके जगह एक जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। जॉइंट इलेक्टोरेट में जो मुस्लिम के लिए सीटें होंगी सेंटर में, वो रिजर्व रखी जाएंगी। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार 19 फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इक्वल राइट फॉर वुमेन जैसी फंडामेंटल राइट्स की भी चर्चा की जाती है। इस नेहरू रिपोर्ट के थ्रू डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, जो कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, इसे हाईलाइट किया गया, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया। उसमें हर एक प्रोविंस, नेहरू रिपोर्ट में प्रोविंसेस विद अ लैंग्वेज की बात की गई थी, यानी जो भी प्रोविंस का गठन किया जाए वो लैंग्वेज बेस्ड हो। जब इतना कुछ हो रहा होता है तो मुस्लिम लीग कैसे पीछे हटेगी? जब नेहरू रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाने की बात की जाएगी, जो मुस्लिमों को 1909 में मिला था, तो वो इस बात से खुश नहीं होंगे। वो इस बात से नाराज होंगे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की गई है। वो मोतीलाल नेहरू से मिलेंगे दिसंबर में दिल्ली में 1927 में, और वो कुछ बदलाव चाहेंगे नेहरू रिपोर्ट में, और इन्हीं बदलाव को दिल्ली प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना जो नेहरू रिपोर्ट में बदलाव चाहते थे, वो था कि जॉइंट इलेक्टोरेट जो है उसे सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया जाए। मुस्लिम को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिले और रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम लीग इन पंजाब एंड बंगाल, और यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन मिले वो प्रोपोर्शनेट रहे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। इसके साथ साथ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस की स्थापना वो करना चाहते थे, पहला सिंध, दूसरा बलूचिस्तान और तीसरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जब ये प्रपोजल मुस्लिम लीग रखेगा तो फिर उस समय तीनों जो पोल्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे। कांग्रेस जो थी वो कोई भी चेंज नहीं करने के फेवर में थी इन द नेहरू रिपोर्ट। हिंदू महासभा ने इसे स्ट्रिक्टली सिरे से खारिज किया कि इस तरह का कुछ भी चेंज स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। वहीं मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर दिल्ली प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो वो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स को एक पॉइंट मिल जाएगा तो खुद में यूनाइटेड नहीं है तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं तो जिन्ना अपना 14 पॉइंट डिमांड रखते हैं। ये डिमांड फेमस जिन्ना 14 पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इन 14 पॉइंट्स में एक भी डिमांड जिन्ना की नहीं मानी जाएगी। ये डिमांड जिन्ना मार्च 1929 में रखते हैं। फाइनली जब नेहरू रिपोर्ट बनकर के तैयार हो जाती है तो उससे मुस्लिम नाखुश रहेंगे क्योंकि इनका 14 पॉइंट डिमांड नहीं माना जाएगा। हिंदू महासभा भी नाखुश रहेगी क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने जिन्ना के कुछ पॉइंट्स को हल्का सा मॉडिफाई करके नेहरू रिपोर्ट में इंक्लूड किया था। वहीं यंगर सेक्शन जो होंगे उस समय वो नाखुश होंगे, जिसमें मेजर भूमिका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की रहेगी, क्योंकि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट के आउटकम में हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि उस समय सभी मेजर विंग्स ऑफ द सोसाइटी नाखुश थी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जो यंगर जनरेशन है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट से नाखुश होने के बाद इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की फॉर्मेशन करते हैं। ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये था साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो समराइज करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया में आती है। वही फरवरी में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, जहां उनका बेसिक एम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ब्रिंकन हेड का चैलेंज होगा।
वहीं मार्च 1928 में हम देखेंगे कि जिन्ना का 14 पॉइंट आएगा। इसे नहीं मानने के बाद जिन्ना और मुस्लिम लीग काफ़ी नाखुश रहती है कांग्रेस से। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट फाइनल होकर के आएगा, जिसका हाईलाइटिंग पॉइंट होगा डोमिनियन स्टेटस, फंडामेंटल राइट्स, और जिन्ना के कुछ डिमांड्स को ये इंक्लूड करेंगे हल्का सा चेंज करके, जिससे हिंदू महासभा नाखुश रहेगी। दिसंबर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का फॉर्मेशन किया जाएगा बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ये नेहरू रिपोर्ट से नाखुश रहेंगे क्योंकि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज चाहते थे। नवंबर 1929 में उसके एक साल बाद हम देखेंगे कि दिल्ली मैनिफेस्टो आएगा, और दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में कांग्रेस अपना गोल पूर्ण स्वराज कर लेती है, और इस लाहौर सेशन की प्रेसिडेंटशिप जवाहरलाल नेहरू करेंगे। फिर हम आगे के इवेंट्स में पढ़ेंगे। मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा गांधी जी के द्वारा, जहां वो डांडी मार्च के थ्रू इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। एससी सेलेक्टेड ऑफिसर, आपको 70वीं बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूँ। इस सीरीज में हम ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी थॉरोली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।